हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पहली न्यूज़ बनाई गई है वो जो चुनावी बॉन्ड को लेकर चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नंबर जारी नहीं किया गया एसबीआई द्वारा। इस न्यूज़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। देखिए, चुनावी बॉन्डों की जो सार्वजनिक हुई सूचना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक चुनाव बॉन्ड का नंबर नहीं बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल उठाया। पूछा कि एसबीआई ने चुनाव बॉन्डों के नंबरों यानी कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी अक्षरों और अंकों से मिलकर बना विशिष्ट नंबर यानी पासवर्ड को उजागर क्यों नहीं किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट का आदेश था कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारी सूचना देगा, सारी जानकारी को उजागर करना उसका कर्तव्य है। कोर्ट ने इस पर एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में 18 मार्च को फिर सुनवाई होगी। चुनावी बॉन्ड योजना में गोपनीयता बरतने की नीति थी, इसलिए जारी किए जाने वाले प्रत्येक बॉन्ड को एक विशिष्ट नंबर दिया जाता था। बॉन्ड खरीदे जाने और बॉन्ड को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए जाने की सूचनाएं अलग अलग एकत्र की जाती थीं। माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्डों के विशिष्ट नंबरों से यह जाना जा सकता है कि किस कॉरपोरेट हाउस ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई को मिली सूचना बॉन्ड की जो जानकारी चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाली है उसमें चुनाव बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां या लोगों की सूची अलग है। जिन राजनीतिक दलों ने बॉन्ड भुनाए हैं उनकी भी सूची अलग है। दोनों सूचियों को मिलाने की कोई कड़ी उसमें उजागर नहीं की गई है, इसलिए यह पता नहीं चलता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई के लिए बैठी थी। आयोग ने अर्जी में कहा था कि 2019 से पहले खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की सूचनाएं वह सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुका है और उसके पास अब सूचना नहीं है। जब कोर्ट उसे वापस करेगा तभी सूचना वेबसाइट पर डालेंगे। 11 मार्च के आदेश का पालन हो ही पाएगा। कोर्ट ने इस पर रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह आयोग द्वारा सीलबंद लिफाफों में जमा कराई गई सूचना को स्कैन करे, उसका डिजिटलीकरण करे और उसके बाद मूल दस्तावेज व डिजिटली प्रति आयोग को दी जाए। नेक्स्ट न्यूज है आबकारी घोटाले में के कविता गिरफ्तार। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल मार्च में अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद से ही कविता पर शिकंजा कसने के प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की वजह से वह बच गई थी। 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च तक के कविता की गिरफ्तारी में राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ला रही है, जहां उन्हें मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने पिछले साल मार्च में ही के कविता को पूछताछ के लिए पहला सम्मन भेज दिया था, लेकिन के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी। गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से 1 साल तक ईडी के हाथ बंधे हुए थे। के कविता पर साउथ लॉबी की ओर से 100 करोड़ की अग्रिम रिश्वत लेने का आरोप है। सीएए पर भारत को नसीहत नहीं दे अमेरिका। नागरिकता संशोधन कानून के आधार पर भारत को घेरने की कोशिश में जुटे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के रवैये पर भारत ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने एक तरफा जहां अमेरिका व कुछ दूसरे देशों पर यह आरोप लगा दिया है कि वह सीएए का विरोध कर अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, वहीं यह भी कहा है कि जिन देशों को भारत की बहुलवादी परंपराओं का ज्ञान नहीं है उन्हें भारत को नसीहत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका इस बात पर पैनी नजर रखेगा कि भारत में सीएए किस तरह से लागू किया जा रहा है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति और अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी के व्यवहार का भी मुद्दा उठाया है। बिहार में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, हिरासत में 300 परीक्षार्थी।
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शुक्रवार को ली गई अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा यानी कि TRE-3 का पेपर लीक होने की आशंका है। परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया। देर रात तक हाजीपुर समेत बिहार के कई जिलों में EOU की छापेमारी जारी रही। पूछताछ में पता चला कि पास कराने के नाम पर सॉल्वर गिरोह ने परीक्षार्थियों से 12-12 लाख रुपए का सौदा किया था। सभी से 3-3 लाख रुपए एडवांस लेने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया था। होटल में रहकर इन्हें प्रश्न के उत्तर की तैयारी कराई गई थी। शुक्रवार सुबह उन्हें बिहार के विभिन्न सेंटरों में परीक्षा देने जाना था, लेकिन इससे पहले पुलिस की दबिश हो गई और इन सभी परीक्षार्थियों को पटना लाकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है। अब देखिए, इसमें 3 लाख रुपए भी गए, गिरफ्तार हुए, केस चलेगा और जीवन बर्बाद। इसमें अब कुछ परीक्षार्थी ऐसे होंगे जिनके पास 12 लाख रुपए होंगे नहीं, थोड़ी बहुत जमीन होगी या कहीं से उन्होंने कर्ज ले लिया होगा। तो इससे बढ़िया था कि अगर वो तैयारी करते, हो सकता है पहली बार में सफल ना होते, इस परीक्षा में सफल ना होते, लेकिन किसी अन्य परीक्षा में वे अवश्य सफल होते। तो इस गिरोह से बचने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा आज 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। दोनों नए चुनाव आयुक्तों के कामकाज संभालते ही निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और उसके साथ होने वाले 4 चरणों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करने का ऐलान कर दिया है, जो 16 मार्च को 3 बजे होगा। माना जा रहा है कि 2019 की तरह 2024 का लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में होंगे। इस दौरान पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली में इस बार तीसरे या चौथे चरण के चुनाव हो सकते हैं। 2019 में दिल्ली में 6ठे चरण में चुनाव हुए थे। इस बीच चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना कामकाज संभाल लिया। इसके बाद दोनों ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों में हिस्सा भी लिया। इसके बाद ही आयोग ने चुनाव कार्यक्रम के भी 16 मार्च को घोषणा करने का ऐलान कर दिया। आयोग ने इसके साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की भी जानकारी दी है। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव तो पहले से ही होने तय हैं, जबकि इसके साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। सुरक्षा कारणों के से यहां बाद में चुनाव कराए जा सकते हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सितंबर तक समय सीमा तय कर रखी है। नौसेना ने एक और समुद्री हमला किया विफल, बांग्लादेशी जहाज कराया मुक्त। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्री लुटेरों को कड़ा सबक सिखाया है। इस बार नौसेना ने सोमालिया तट पर लुटेरों द्वारा अपहृत किए गए बांग्लादेश के मालवाहक जहाज को मुक्त कराकर चालक दल के सदस्यों को सकुशल बचा लिया है। पिछले कुछ महीनों से नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में कई व्यापारिक जहाजों पर लुटेरों द्वारा किए गए हमलों को विफल किया है और कई देशों के नागरिकों को बचाया है। गत जनवरी में सोमालिया के पूर्वी तट पर ईरानी ध्वज लगे मछली पकड़ने वाले जहाज पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। सूचना पर भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को बचाया था। नेक्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि शिक्षा को सुगम बनाने की पहल। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में प्राइमरों के माध्यम से ज्ञान की राह में भाषा संबंधी कठिनाई दूर करने के लिए किए गए उपाय क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही विविधताओं वाला देश रहा है। सदियों से यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं प्रचलित रही हैं। एक बहुभाषी देश होने के नाते हमारे पास अनेक भाषाओं और बोलियों का विपुल भंडार है। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषा का उपयोग होने के बावजूद यह हमें एक साथ बांधता है और एकजुट रखता है।
बहुभाषी होने की यह विशेषता देश भर में ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी सरकार द्वारा पिछले दिनों लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस विचार पर काफी जोर दिया गया कि भारत की बहुभाषी प्रकृति हमारा एक बड़ा आधार है और राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए इसके समुचित उपयोग की आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर ही विद्यार्थियों को स्थानीय और मातृभाषा में शिक्षण सामग्री और अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह प्रयास किया है। बच्चे अपनी भाषा में शुरुआती ज्ञान अर्जित करने के बाद स्कूली शिक्षा में अपने ज्ञान को उसी गति से विस्तार दे पाएंगे। इसके लिए स्थानीय भाषा के 52 प्राइमर तैयार किए गए हैं। स्थानीय भाषाओं में पठन सामग्री के रूप में तैयार इन प्राइमरों का उद्देश्य बच्चों को न केवल पढ़ने और लिखने में भाषा की दक्षता प्रदान करना है, बल्कि उनमें रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच को बढ़ावा देना है। अभी 17 राज्यों की 52 स्थानीय भाषाओं में ये प्राइमर तैयार हुए हैं और इनमें आदिवासियों और जनजातियों को ध्यान में रखकर उनके समाज की भाषाओं को भी शामिल किया गया है। इस पहल से बच्चों में भविष्य के प्रति अभिरुचि और स्पष्टता बढ़ेगी। यह बच्चों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ उनके स्वागीण विकास में भी बाजी पलटने वाली साबित होगी। आमतौर पर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत उनकी स्थानीय भाषा से होती है। स्कूल जाने के पश्चात उन्हें अपनी भाषा, बोली अथवा राज्य विशेष की प्रमुख भाषा में पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें शुरुआत में ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्राइमर तैयार करने के लिए उड़ीसा की 6 भाषाएं या बोली चुननी होती है। इनमें गदबा, जुआंग, कुई, किसान, संताली, ओडिया और सौरा शामिल हैं। असम से 8 भाषाओं में प्राइमर बनाए गए हैं। इनमें असमी, बोडो, देओरी, दिमासा, हमार, कार्बी, मिसिंग और तिवा को स्थान मिला है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। देश में आज भी करीब 17 करोड़ बच्चे सामाजिक, आर्थिक और भाषा संबंधी कई अन्य कारणों से पारंपरिक तरीकों से स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं परेशानियों का हल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खोजने का प्रयास किया गया है। प्राइमरों के माध्यम से ज्ञान की राह में भाषा संबंधी कठिनाई दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय पहले भी ऐसे कई कदम उठा चुका है, जिनकी सहायता से बच्चे शिक्षा और ज्ञान दोनों अर्जित कर सकते हैं। दृष्टि, वाक शक्ति या सुनने की शक्ति न रखने वाले बच्चों के लिए सरकार ई कॉमिक के रूप में एक पुस्तिका ला चुकी है। प्रिया सुगम्यता नाम की यह पुस्तिका बच्चों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। बेंगलुरु के जल संकट का सबक, ये नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि बेंगलुरु में जल संकट अन्य शहरों को इस तरह की समस्या से बचने के लिए तुरंत चेतने का संदेश दे रहा है। और इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है पर्यावरण मंत्रालयों मामलों के जानकार पंकज चतुर्वेदी द्वारा। बेंगलुरु जैसे महानगर में उभरा जल संकट चेतावनी पर समय रहते न चेतने का दुष्परिणाम है। वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के शहर केपटाउन में पानी के भयंकर संकट को देखते हुए दुनिया के जिन 15 शहरों पर शून्य जल स्तर के संकट का खतरा बताया गया था, उनमें भारत के बेंगलुरु का भी नाम था। इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका ही परिणाम है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला यह महानगर बीते कुछ दिनों से गंभीर जल संकट से दो चार है। बेंगलुरु की जरूरत 2600 MLD यानी कि मिलियन लीटर डे है, लेकिन कावेरी नदी में मात्र 460 MLD पानी ही मिल पा रहा है। यदि बेंगलुरु महानगर की जल कुंडली को बांचें तो यह संकट अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि यहाँ तो पग पग पर जल निधियां हैं। इस जल कुंडली की ग्रह दशा देखने से स्पष्ट है कि अंधाधुंध शहरीकरण और उसके लालच में उजाड़ी जा रही पारंपरिक जल निधियों और हरियाली को इसी प्रकार रौंदा जाता रहा तो बेंगलुरु को केपटाउन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बेंगलुरु में उपजे जल संकट से देश के अन्य महानगरों और शहरों को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि वे भी अपनी परंपरा
गत जल निधियों की अपेक्षा कर रहे हैं। बेंगलुरु में पानी के संकट से गुस्साए लोग तब तोड़फोड़ पर आमादा हो गए, परंतु वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनकी जल गगरी जो टिजिहल्ली को रीता करने वाले कंक्रीट के जंगल यथावत फल फूल रहे हैं। बीते 2 दशकों के दौरान महानगरों के तालाबों में मिट्टी भरकर कॉलोनी बनाने के साथ साथ तालाबों में पानी की आवक और निकासी की राह को भी पक्के निर्माण ने रोक दिया है। बेंगलुरु की पट्टनहली झील की जल क्षमता 13.25 एकड़ है, जबकि आज उसके महज 5 एकड़ पानी ही आ पाता है। बेंगलुरु जिन कारणों से जल संकट से जूझ रहा है उनमें देश के सभी छोटे बड़े शहरों को परिचित होना चाहिए, क्योंकि उनमें से अनेक शहर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह पानी के परंपरागत स्रोतों की परवाह न किया जाना है। बेंगलुरु का जल संकट यही कह रहा है कि देश के अन्य शहरों को इस तरह की समस्या से बचने के लिए तुरंत कमर कस लेनी चाहिए। निसंदेह शहरों का विकास आवश्यक है, लेकिन जल निधियों की कीमत पर नहीं। बेंगलुरु से यह सबक लेना अपरिहार्य होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिक कार निर्माण के लिए आई नई नीति। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला को वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट के लिए अब भारत में निवेश का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए कई नीतियों का ऐलान किया गया। सरकार मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कार के निर्माण को भारत में प्रोत्साहित करना चाहती है और इसे ध्यान में रखते हुए यह नीति लाई गई है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां निर्माण के लिए 3 साल में अगर कम से कम 4,150 करोड़ रुपए यानी कि $50 करोड़ का निवेश करती हैं तो वह 1 साल में अधिकतम 8,000 इलेक्ट्रिक कार का निर्माण सिर्फ 15% शुल्क आयात पर कर सकेंगी। कम आयात शुल्क की सुविधा सिर्फ 5 साल के लिए होगी। कम से कम $35,000 या 29 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार के आयात शुल्क में ही छूट मिलेगी। अभी इलेक्ट्रिक कार के आयात पर 70 से 100% का शुल्क है। टेस्ला कई बार सरकार से यह कह चुकी थी कि वह भारत में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के निवेश के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे भारत में अपनी कार को भारत में लाकर बेचने की इजाज़त दी जाए। सरकार शुरू से यह कह रही थी कि टेस्ला को अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को इस नीति को अधिसूचित कर दिया गया है और अगले 120 दिनों के भीतर निवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। फरवरी में वस्तु निर्यात 12% बढ़कर $41.4 अरब रहा है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता, विकसित देशों में मंदी, लाल सागर में व्यवधान जैसी तमाम चुनौतियों के बावजूद इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, फार्मा, कॉटन, यार्न जैसे उत्पादों के अच्छे प्रदर्शन से इस साल फरवरी में वस्तुओं का जो निर्यात है वो 11.86% की बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक की यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। फरवरी में सेवा निर्यात में भी 19% की बढ़ोतरी रही है। वाणिज्य सचिव सुनील वर्धवाल ने बताया कि आने वाले महीनों में वस्तु निर्यात में तेजी का रुख कायम रहेगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2024 में वैश्विक कारोबार में 3% से अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इसमें युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप करते हैं और दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता डायना स्मृति पुरस्कार में सम्मानित किए गए हैं। विश्व के 20 लोगों को इसमें शामिल किया गया था। दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में स्थापित डायना अवार्ड चैरिटी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हर 2 वर्ष पर विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों व मानवीय सेवाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रूस में मतदान शुरू, पुतिन के जीतने के आसार। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शुरू हो गया, जो रविवार तक चलेगा। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुख्य प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं और वह जीतते भी दिख रहे हैं, और अगर वो जीतते हैं तो अगले 6 वर्षों तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के भीतर हमले करके चुनाव प्रक्रिया बाधित करना चाहता है और वह सफल नहीं होगा। इस चुनाव में यूक्रेन
का हिस्सा रहे क्रीमिया और हाल में रूस द्वारा कब्जे में लिए गए यूक्रेनी हिस्से में भी मतदान होगा। इन सभी को रूस अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। चलिए, तो ये आज का 16 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।